सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। इससे पहले हमने पढ़ा था भाषा, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा को व्यक्त करने के लिए हमें संकेतों की आवश्यकता पड़ेगी और यही संकेत वर्ण के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे इन संकेतों को। तो आइए बढ़ते हैं वर्ण विचार, वर्णों के बारे में। वर्ण भाषा परिवार की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सकें, जिसको और विभक्त नहीं किया जा सकता, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पुस्तक। पुस्तक शब्द जो है, इसका विच्छेद कुछ इस प्रकार से है: प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। तो यह भाषा परिवार की सबसे छोटी इकाई हमारी जो होती है वह वर्ण कहलाती है, जिसे और छोटे भागों में हम विभक्त नहीं कर सकते। आइए देखते हैं वर्णों के प्रकार। हमारे जो वर्ण है बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं जानेंगे। स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता, मदद नहीं लेनी पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हमारी हिंदी में 11 स्वर हुए: अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। इस तरह से हमारी हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। इन स्वरों के भेद का आधार इनमें प्रयुक्त होने वाला समय है, इनके उच्चारण में लगने वाली अवधि है तथा इनकी मात्राओं के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। पहला देखेंगे ह्रस्व स्वर, जिसके अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसमें जो मात्रा होती है बच्चों, वो एक मात्रा का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत 4 स्वर हमारे आते हैं: अ, ई, उ, री। ये 4 स्वर जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है और इनमें प्रयुक्त मात्राएं 2 होती हैं, तो इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरा है प्लुप्त स्वर। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग हम संस्कृत में अधिक देखते हैं और इसे 3 की संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ओम। इस तरह से हमने देखा स्वरों के 3 भेद। आगे बढ़ेंगे। अयोग वाह। अयोग वाह अम अनुस्वार आहा विसर्ग अयोग वाह है। ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन। ये अ के योग से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे अनुस्वार। इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह एक बिंदु होता है जो
की स्वर और व्यंजनों के ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण में लिखा है जैसे आपका कंस, हंस, अंश। इसमें देखेंगे क के ऊपर अनुस्वार लगा है, ह के ऊपर अनुस्वार लगा है और अ के ऊपर अनुस्वार लगा है। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिकता व्यंजनों का एक गुण होता है, हम इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। इसका प्रयोग स्वर तथा व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, चांद, मुंह, गांव, सांप। अब जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह से करते हैं। इसके उच्चारण में नाक और मुंह का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। विसर्ग। स्वर के परे से परे, स्वर के बाद में जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं वे विसर्ग कहलाती हैं। इसका उच्चारण केवल संस्कृत में आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, प्रातः। इसका उच्चारण करते समय आधे ह के जैसा ध्वनि आती है। जैसे हमने किया अतः, तो आप देखेंगे अंतिम में ह का उच्चारण हमें हल्का सा ह की ध्वनि सुनने को मिलेगी। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, और ये जो चिन्ह होते हैं ये मात्रा कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर की बच्चों एक मात्रा होती है। केवल हमारी जो स्वर हैं इनमें केवल अ जो वर्ण होता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, और अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि अ वर्ण का कोई प्रयोग नहीं है। जितने भी व्यंजन होते हैं हिंदी में उन सब के उच्चारण में अ की सहायता ली जाती है। क, ख, ग, घ, छ, ज। आप देखेंगे इन सभी को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमें अंतिम में अ की ध्वनि सुनने को मिलती है। अब जब इन स्वरों को अरहित लिखा जाता है तो इनके नीचे पैरों में हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं, और हलंत क्या होता है? एक तिरछी रेखा होती है जो इनके पैरों में लगा दी जाती है। तो इसको हम जब स्वर रहित किसी व्यंजन को व्यक्त करना होता है तो हम उसके व्यंजन के पैरों पर हलंत लगा देते हैं। इसके द्वारा व्यंजन के हमें आधे होने का संकेत मिलता है। देखते हैं आगे स्वर और उनकी मात्राएं। अस्वर जो है हमने पहले ही जाना कि अस्वर ही केवल एक ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, किंतु प्रत्येक व्यंजन शब्द के व्यंजन के साथ वर्ण के साथ इसका प्रयोग हम देखते हैं। आ की मात्रा से बना है मामा शब्द, ई की मात्रा से बना है दिल, ई की मात्रा से बना है पीली, ऊ की मात्रा से सुन, ऊ की मात्रा से फूल, री की मात्रा से गृह, ए की मात्रा से केला, ए की मात्रा से पैसा, ओ की मात्रा से मोर, औ की मात्रा से कौवा। इस तरह से हमने अभी जाना स्वरों की मात्राओं के बारे में। अब हम बढ़ेंगे व्यंजनों की ओर। मुंह के अलग अलग भागों से उच्चरित होने वाले ध्वनि संकेतों को हम व्यंजन कहते हैं। बिना स्वरों की सहायता के हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। हमने पहले ही जाना कि प्रत्येक व्यंजन में अस्वर का मेल होता है, और हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। तो इस तरह से व्यंजन जो होते हैं वह मुंह के अलग अलग भागों से उच्चारित किए जाते हैं, और इन ध्वनि संकेतों के माध्यम से को हम व्यंजन कहते हैं, जो कि मुंह के अलग अलग भागों से उच्चरित हों। इन्हें बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। हिंदी में कुल हमारे 33 व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श,
स, स, ह। इस तरह से हमारे हिंदी में ये 33 व्यंजन होते हैं। ये 33 व्यंजन भी बच्चों विभाजित हैं। किस तरह से? 33 व्यंजनों में 25 व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो स्पर्श कहलाते हैं। 4 व्यंजन अंतस्थ होते हैं और 4 व्यंजन ऊष्म होते हैं। और इन्हीं के आधार पर ये व्यंजन हमारे जो हैं 3 भागों में विभक्त हैं। पहला स्पर्श, दूसरा ऊष्म, तीसरा अंतस्थ। संख्या हमने पहले ही जानी है कि 25 व्यंजन जो हमारे होते हैं वह स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं और अंतस्थ के अंतर्गत भी 4 व्यंजन आते हैं। इन्हें अलग अलग स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे, विस्तार से जानेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास जो है हमारे मुख से के विभिन्न भागों को, विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। स्पर्श का मतलब ही है कि किसी भी, स्पर्श मतलब छूना, तो यह जो हमारी जो श्वास है वह हमारे मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए, छूते हुए निकलती है। और इसी आधार पर हमारी जो स्पर्श व्यंजन है इनको 5 भागों में विभक्त किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, जिनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होते ध्वनि होती हैं। जो जिसमें क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो कंठ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय कंठ का प्रयोग होता है। जो श्वास है वो कंठ के क्षेत्र को स्पर्श करते हुए निकलती है। च वर्ग के व्यंजन तालु व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनका स्पर्श करते समय जो श्वास है वो तालु के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है। ट वर्ग मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग के जो व्यंजन है वो दंत के अंतर्गत आते हैं और प वर्ग के व्यंजन ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे ऊष्म व्यंजनों की ओर। ऊष्म शब्द से ही स्पष्ट है, ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। तो इन वर्णों के उच्चारण को करते समय हवा जो है रगड़ खाने से मुंह में एक गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक गर्मी उत्पन्न होती है, और उसी आधार पर इन व्यंजनों का नाम भी लिखा गया है ऊष्म व्यंजन। आगे हम बढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जो जीभ है वह मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। इसके अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व। इस तरह से हमने व्यंजनों के भेद को जाना बच्चों। आगे हम बढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण। हमने ये जाना था कि व्यंजन जो होते हैं स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। प्रत्येक व्यंजन में हमें स्वर देखने को मिलता है, किंतु संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जो हमारे व्यंजन बनते हैं वो 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं। देखेंगे 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त के अंतर्गत, जिनमें छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 व्यंजन आते हैं। छ जो है वो क और श के मेल से बनता है, त्र, त और र के मेल से बनता है, ज्ञ, ज और य के मेल से बनता है, और श्र जो है श और र के मेल से बनता है। तो इसे हमें जो है बहुत अच्छे से याद करना है कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, जिनके अंतर्गत श, छ, त्र, ज्ञ, श्र हैं, और ये किन 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। आगे हम बढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। व्यंजन का अपने समरूप मतलब अपने जैसे व्यंजन के साथ जब मेल होने पर उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पर उदाहरण में स्पष्ट है कि व्यंजन का अपने समरूप, तो यहाँ पर पहले उदाहरण में देखेंगे पहला जो है च है और दूसरा भी च है, किंतु पहले च के नीचे हलंत है
पहले ही मैंने आपको बताया था, हलंत का मतलब होता है अरहित व्यंजन का होना, और वह व्यंजन आधा लिखा जाता है। तो इसमें द्वित व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है अरहित हमेशा स्वर रहित रहेगा और आधा लिखा जाएगा। तो इस तरह से कच्चा, अन्न, चक्की, लड्डू, ये कुछ द्वित व्यंजन से बने हुए शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे हम वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह से हम मोतियों की माला बनाते हैं तो एक एक मोती को क्रमवार पिरोते हैं, तो उसी तरह से वर्णों को जब एक क्रम में रखा जाता है तो वो बहुत ही सुंदर माला का रूप ले लेते हैं और उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण विच्छेद, शब्दों में आए वर्णों को अलग अलग करते हैं जब हम, तो वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। शब्द को जब हम विभाजित करके वर्णों को अलग अलग करते हैं तो वो हमारा कहलाएगा वर्ण विच्छेद। आगे देखेंगे आगत ध्वनियाँ। आगत से स्पष्ट है, नाम से ही आने वाला। तो हमारी हिंदी भाषा बहुत ही धनी है बच्चों। इसने अन्य विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित कर लिया है। तो हिंदी भाषा में विदेशी भाषा के साथ शब्दों के साथ आई हुई ध्वनियों को हम आगत कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो अर्धचंद्राकार होता है। चंद्राकार में जब हम ऊपर बिंदु लगाते हैं, लेकिन जब अर्धचंद्राकार की बात करते हैं हम तो उसमें वह बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, देखेंगे आप, फाग, बाल, काफी, टॉल, हॉल, टॉर्च, गॉड। तो इस तरह से ये कुछ आगत ध्वनियां हैं। आगे देखेंगे नुक्ता। नुक्ता हिंदी में अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्द निरंतर ही प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उन शब्दों का जो है शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमारे पास कोई भी लिपि चिन्ह नहीं है। इसलिए उनको शुद्ध रूप से लिखने के लिए व्यंजनों के नीचे हम एक बिंदु लगाते हैं और इस बिंदु को ही हम नुक्ता कहते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा से आए हैं, विभिन्न भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से आए हैं, इनके शुद्ध उच्चारण के लिए हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे परंपरागत वर्ण देखेंगे आप, क, ख, ग, ज, फ, किंतु यदि हम नुक्ता लगा दें तो इसके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। जैसे क, ख, ग, ज, फ। तो इस तरह से जब क, ख और ग की बात करें तो यहाँ पर नुक्ता अनिवार्य रूप से नहीं लगता है। आवश्यकता के अनुरूप यहाँ पर नुक्ते का प्रयोग किया जाता है, किंतु जब हम ज और फ की बात करते हैं तो उच्चारण और लेखन दोनों में ही इसमें नुक्ता का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो इसमें जब हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं तो शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन आता है। जैसे देखेंगे ज शब्द के साथ कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत, जमानत। अब देखिए यहाँ पर नीचे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जरा, जरा। अब जरा शब्द जब बिना नुक्ता के लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है थोड़ा, लेकिन यदि हम उसमें नुक्ता लगा दें जरा तो उसका अर्थ हो जाता है बुढ़ापा। इस तरह से नुक्ता के प्रयोग के साथ केवल उच्चारण में ही शब्द के परिवर्तन नहीं आता, उसके अर्थ में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे र के विभिन्न रूप। र एक ऐसा व्यंजन है हमारी हिंदी वर्णमाला में जिसका अन्य व्यंजनों के साथ जब हम मेल करते हैं तो उसके रूप बदल जाता है। जैसे यदि र जो होता है स्वर रहित होता है तो वह अलग अलग व्यंजन के सिर पर रेफ के रूप में प्रयोग होता है। जब र स्वर रहित होता है तो वह जो अगले व्यंजन है उसके ऊपर रेफ के रूप में लगता है। जैसे यहाँ देखेंगे धर्म, कर्म, पर्व। तो यहाँ पर देखेंगे म के ऊपर जो है रेप जो है वह र का जो चिन्ह है वह रेफ के रूप में प्रयोग में आया है। दूसरा प्रयोग देखेंगे, यदि र से पूर्व व्यंजन रहित स्वर हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे लग जाता है।
तो यहाँ पे देखेंगे ग्रह, भ्रम। तो जब यह नीचे की ओर लगता है तो इसे पदेन कहते हैं। पद में लगने के कारण इसे पदेन कहा जाता है। तीसरा है ट और ड के साथ र नीचे की ओर लगाया जाता है। नीचे प्रयोग होने के कारण इसे भी पदेन कहा जाता है, जैसे ट्रक, ट्राम, ड्रम, ड्रामा। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने वर्ण विचार पाठ को पढ़ा, समझने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा।